आईसीआईसीआई बैंक लोन फ्रॉड केस में कई अहम किरदार हैं और इन सबके केंद्र में हैं पद्म भूषण से नवाजी जा चुकी चंदा कोचर। इस मामले में दो और अहम किरदार हैं। एक तो है चंदा कोचर के पति दीपक कोचर और दूसरे हैं वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत। मामला है लेन देन का। आरोप लगा है इस हाथ दे उस हाथ ले टाइप सौदेबाजी का। बैंक का लोन पाने के एवज में एक तरह से कहें तो घूस खिलाने का। रकम भी मामूली नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक से 3,250 करोड़ रुपए का लोन मंजूर हुआ और उसके कुछ ही दिनों बाद 64 करोड़ रुपए की घूस खिलाई गई। इसी आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं 3 ऐसे लोग इंडिया इंक कभी जिनकी कस्में खाया करता था, जिनकी ओर से दी गई पार्टियों की रौनक पी चिदम्बरम, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गजों के चलते बढ़ती थी। कौन है चंदा कोचर? कैसा दबदबा था? पहले बात करते हैं चंदा कोचर की। चंदा आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ रह चुकी हैं। 1984 में उन्होंने एक ट्रेनी के रूप में आईसीआईसीआई बैंक ज्वाइन किया। बताया जाता है कि उनके बैंकिंग करियर को केवी कामत जैसे दिग्गज ने तराशा। चंदा कोचर और आईसीआईसीआई बैंक की तरक्की का सफर लगभग एक साथ बढ़ा। एक छोटी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के लेवल से बढ़कर आईसीआईसीआई बैंक जहां भारत में बैंकिंग का एक जाना माना नाम बन गया, वहीं चंदा कोचर को भी 2009 में आईसीआईसीआई बैंक का एमडी और सीईओ बना दिया गया। इस दौरान बैंक की ग्रोथ बढ़ाने में चंदा कोचर ने जो काम किए उसके चलते उनकी काफी तारीफ हुई। फोर्ब्स इंटरनेशनल की ओर से दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट जारी की जाती है। चंदा कोचर को इस लिस्ट में लगातार 7 बार जगह दी गई। यही नहीं, दुनिया की मशहूर टाइम मैगजीन ने साल 2015 में 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट में चंदा कोचर को शामिल किया। किस तरह आरोपों में घिरी चंदा कोचर? आरोप है कि 2009 से 2011 के बीच आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को 1,875 करोड़ रुपए के 6 लोन मंजूर किए थे। उस वक्त चंदा कोचर ही बैंक की सर्वेसर्वा थी। साल 2017 तक ये लगभग सारे ही लोन डूब गए, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैटेगरी में डालने पड़े। सीबीआई का आरोप है कि इससे बैंक को 1,730 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस मामले में दबी जुबान से आरोप 2016 में ही लगने लगे थे। आखिरकार 2018 में मामला सतह पर आ गया। शुरू में आईसीआईसीआई बैंक ने चंदा कोचर पर लगे सारे आरोपों का खंडन किया। हालांकि जब निवेशकों ने दबाव बनाया तो बैंक को एक अतिरिक्त जांच शुरू करनी पड़ी ताकि ये पता लगाया जा सके कि कर्ज मंजूर करने में बैंक की पॉलिसी का उल्लंघन हुआ था या नहीं। ये भी देखा जाना था कि चंदा कोचर के रहते जब लोन मंजूर किए गए तब इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बन रहा था या नहीं। जांच के दौरान 2018 में चंदा कोचर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चंदा कोचर मामले में क्या कहा था? साल 2019 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोप था मनी लॉन्ड्रिंग का। ईडी का आरोप है कि वीडियोकॉन ग्रुप का लोन मंजूर करने के बदले चंदा कोचर और उनके परिवार ने रिश्वत ली। ईडी ने कहा था कि चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की कंपनी न्यू पावर रिन्यूएबल्स को कई फर्जी कंपनियों के जरिए वीडियोकॉन ग्रुप से 64 करोड़ रुपए मिले थे और ये सब वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ रुपए का एक लोन मिलने के कुछ हफ्ते बाद ही हुआ। लोन मंजूर करने में चंदा कोचर का क्या रोल था? सीबीआई ने चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को इस साल 23 दिसंबर को अरेस्ट कर लिया। सीबीआई का आरोप है कि आईसीआईसीआई बैंक की जिस कमेटी ने वीडियोकॉन को लोन मंजूर किया उस कमेटी में चंदा भी थी। सीबीआई का कहना है कि चंदा कोचर ने अपने पद का दुरुपयोग किया और वीडियोकॉन को लोन दिलाने के बदले अपने पति के लिए बेजा फायदा हासिल किया। इस पूरे मामले में दीपक कोचर का नाम बार बार आया है। चंदा के पति दीपक कोचर क्या करते थे? वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस में दीपक कोचर एक अहम किरदार हैं। एक नेवी ऑफिसर के बेटे दीपक कोचर ने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और फिर जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से फाइनेंस में मास्टर डिग्री ली थी। वहीं उनकी मुलाकात चंदा कोचर से हुई थी, जो तब चंदा आडवाणी हुआ करती थी। दीपक कोचर ने आगे चलकर अपने भाई राजीव कोचर के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की, क्रेडेंशियल फाइनेंस। हालांकि 2002-2003 में इस कंपनी के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में वाइंडिंग अप पिटीशन दाखिल होने की नौबत आ गई। आखिरकार क्रेडेंशियल फाइनेंस बंद हो गई, लेकिन क्रेडेंशियल फाइनेंस के मामले को लेकर भी कुछ सवाल उठे। क्रेडेंशियल फाइनेंस में चंदा कोचर भी कभी शेयर होल्डर हुआ करती थी। मार्च 2009 में कंपनी ने कई क्रेडिटर्स के साथ कोर्ट में सेटलमेंट किया था।
आरोप ये लगा था कि चंदा कोचर को मार्च 2009 में आईसीआईसीआई बैंक का सीईओ बनाए जाने के कुछ ही समय बाद अज्ञात शुभचिंतकों ने क्रेडेंशियल फाइनेंस का बकाया चुकाया था। कोर्ट सेटलमेंट से जुड़े आदेश में जो कुछ कहा गया था उसके मुताबिक कम से कम एक मामले में शुभचिंतकों ने क्रेडेंशियल फाइनेंस की ओर से बैंक इंडो सुएज को 40 लाख रुपए दिए थे। बैंक इंडो सुएज को अब सेलियोन बैंक के नाम से जाना जाता है। तमाम क्रेडिटर्स के साथ हुए सेटलमेंट के बाद दीपक कोचर के खिलाफ पहले से चला आ रहा मानहानि का एक मुकदमा भी निपट गया था। एक ओर दीपक का कारोबार लड़खड़ा गया, वहीं दूसरी ओर चंदा कोचर का बैंकिंग करियर रफ्तार पर था, लिहाजा कोचर परिवार का जलवा बना रहा। दिसंबर 2014 में जब कोचर दंपति ने अपनी बेटी की शादी की तो मेहमानों की लिस्ट में पी चिदम्बरम, अरुण जेटली, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी और उद्धव ठाकरे से लेकर गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, सन फार्मा के दिलीप सांघवी, एयरटेल के सुनील मित्तल, कुमार मंगलम बिड़ला और दीपक पारेख जैसे लोग शामिल थे। यहां तक कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान भी आए थे। दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत का रिश्ता कैसे जुड़ा? दीपक कोचर ने 2008 में न्यू पावर रिन्यूएबल्स की शुरुआत की। शुरुआत में इस कंपनी में दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत की बराबर की हिस्सेदारी थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद धूत ने अपना हिस्सा 2.5 लाख रुपए में बेच दिया और वो हिस्सा खरीदा उनके ही सहयोगी महेश चंद्र पंगलिया ने। 2010 में वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनी सुप्रीम एनर्जी ने न्यू पावर को 64 करोड़ रुपए का लोन दिया ताकि ये अपना सोलर बिजनेस बढ़ा सके। अप्रैल 2013 में दीपक कोचर के पिनाकल ट्रस्ट ने सुप्रीम एनर्जी को खरीद लिया। इस सौदे में 64 करोड़ रुपए की वो देनदारी भी शामिल थी। गेम ये है कि 64 करोड़ रुपए जब दिए गए उसके कुछ ही दिनों बाद पहले आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन को 3,250 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया था। इस पर एक शेयर होल्डर अरविंद गुप्ता ने हितों के टकराव का सवाल उठाया। गुप्ता ने 2016 में पीएमओ को लेटर भी लिखा और जांच का अनुरोध किया। 2018 में सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज की। इस मामले में धूत ने कहा था कि उन्होंने न्यू पावर में अपना हिस्सा इसलिए बेच दिया क्योंकि अपने ग्रुप के टेलीकॉम और ऑयल एंड गैस बिजनेस में उन्हें ज्यादा फोकस करना था। उनका कहना था कि उनके ग्रुप ने किसी भी बैंक लोन पर कभी डिफॉल्ट नहीं किया और दिसंबर 2017 तक आईसीआईसीआई बैंक का भी सारा पैसा चुका दिया था। वहीं दीपक कोचर ने कहा था कि धूत के साथ उनकी बिजनेस डीलिंग्स के बारे में उनकी पत्नी चंदा कोचर को कुछ पता नहीं था। तब उन्होंने कहा था, इसमें हितों के टकराव का मामला नहीं बनता। आईसीआईसीआई बैंक के भारत में सभी टॉप कॉर्पोरेट्स के साथ रिश्ते हैं। ऐसे तो मैं आईसीआईसीआई से जुड़ी किसी भी कंपनी के साथ कारोबार नहीं कर सकता। क्या ये ठीक बात है? क्या मुझे इसलिए घर पर बैठे रहना चाहिए क्योंकि मेरी पत्नी आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ हैं? बहरहाल अब सीबीआई ने वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को अरेस्ट कर लिया है। इससे पहले जांच में सहयोग नहीं देने का आरोप लगाकर सीबीआई ने चंदा कोचर और दीपक कोचर को भी अरेस्ट कर लिया था।